हाय दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अभाज्य संख्या, सौ अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रामानुजन संख्या, संपूर्ण संख्या के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि जिंदगी में जब भी कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं, जिंदगी में जब भी आप कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं तो जीवन में कई सारी बाधाएं आपके सामने उत्पन्न होती हैं। उन बाधाओं को आसानी से आप हटाते हुए, उनको नष्ट करते हुए, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इन अपने कठिनाइयों और परिस्थितियों से लड़ा है, आज वही व्यक्ति का नाम हुआ है। आप लोगों में से कई लोग गरीब लोग होते हैं जो क्या होते हैं, अपनी मजबूरियों को बताकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उन मजबूरियों से लड़िए, अपनी मजबूरियां सुनाना बंद करिए। आइए हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्या। पहले हम शुरुआत करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। पहला आपका संख्या है अभाज्य संख्या। पहला संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या भी देखेंगे, पहले अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या वास्तविक रूप में होती क्या है? तो वे संख्याएं जो केवल क्या हो, एक से डिवाइड होती हो या भाग जाता हो या खुद से विभाजित होती हो तथा अन्य किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए या स्वयं से विभाजित होती हूँ, उसे अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। कोष्टक में लिख लेना, अन्य संख्याओं को छोड़कर। अन्य संख्याओं को छोड़कर अन्य संख्याओं को छोड़ दिया जाए, अगर वह एक से कटती हो या खुद से कटती हो तथा अन्य किसी संख्या से ना कटती हो, ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे आपका 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 29 हो गया, 29 के बाद 31 हो गया, 31 के बाद आपका 37 हो जाएगा, 37 के बाद उसके बाद 41 हो जाएगा, 41 के बाद आपका कितना? 43 हो जाएगा, 43 के बाद आपका कितना हो जाएगा? 51 होगा, 51 नहीं हो सकता, फिर 53 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कई सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कई सारी संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। आप लोग याद रखेंगे। इसमें और भी चीजें हम आपको बता दें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी क्या होती है। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि सबसे
छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दो होती है। क्या होती है? दो होती है। दो जो होती है यह सबसे छोटी क्या है? सम अभाज्य संख्या है। फिर याद रखेंगे आप सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 3 होती है। यह आप याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आप बताइए 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप लोगों को पता होगा कितनी होती हैं? 9 होती हैं। कितनी होती है? 9। और 1 से लेके कहाँ तक? 30 तक। 1 से लेके कहाँ तक? 30 तक। 1 से लेके 30 तक कितनी होती हैं? तो आपको पता होगा कि 25 तक कितनी होती है? 9 होती हैं। तो एक आपका 29 आता है, तो ये कितना होता है? 10 होता है। फिर 1 से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 50 तक। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेके 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं आपकी कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं आपकी? 1 से लेकर 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। फिर उसके बाद 1 से लेके कितना? 75 तक। 1 से लेके 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1 से लेके 75 तक दोस्तों आपकी 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आपका 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें आप याद रखेंगे एक न तो भाज्य संख्या है न भी अभाज्य संख्या है। आप लोग याद रखेंगे अगला पॉइंट, एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य। क्या है? अभाज्य। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में। अब शुरुआत करने जा रहे हैं भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। दूसरी संख्या हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हिंदी में और भी नाम जाना जाता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। फिर उसके बाद इसका एक और नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। और इसका इंग्लिश में जो नाम है कंपोजिट नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, तीनों नाम इसी के हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। इसको लिख सकते हैं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड करना संभव। गुणनखंड संभव। क्या हो? संभव। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या हो? संभव। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। और जिनका गुणनखंड संभव ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहीं पर अगर न हो शब्द लिख दें तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगा? किसका डिफिनेशन हो जाएगा? अभाज्य संख्या का। ठीक है, तो वे संख्या जिनका गुणनखंड संभव हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या अथवा एक और परिभाषा दे सकते हैं, वे संख्याएं जो
दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। संख्याओं से विभाजित होती हैं, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। आप याद रखेंगे वे संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं उसे भी क्या कहा जाता है? संयुक्त संख्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त संख्या कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल में जैसे हम लिख सकते हैं कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, फिर उसके बाद 14 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर उसके बाद 21 हो गया, फिर 21 के बाद आपका कितना 22 हो गया, फिर उसके बाद 24 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर उसके बाद 26 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 29 को छोड़ दीजिए 30 हो गया। ये सभी क्या है? संयुक्त संख्याएं। अब संयुक्त संख्याओं के बारे में हम जानेंगे, क्या है क्या नहीं संयुक्त संख्याओं के बारे में। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या इसे बोलते हैं 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। फिर उसके बाद सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 9 होती है। कौन होती है? 9 होती है। यह आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य सबसे छोटी विषम नहीं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का वर्ग, संख्या का पूरे वर्ग भाज्य सबसे छोटी लिखना, पूरे वर्ग का पूरे वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्या होती। आप याद रखेंगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का वर्ग, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसका पूरे वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्या होती है? 4 होती है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग लिखना, पूरे वर्ग सबसे छोटी विषम
भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। 9 कैसे होती है? तो आप जानते हैं 3 अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है विषम में, तो इसका वर्ग करेंगे क्या होगा? 9, और 9 क्या है? एक सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। यह अभाज्य संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आती है, भाज्य संख्या आती है। क्या आती है? भाज्य संख्या आती है। अब इसमें हम भाज्य संख्या को देखते हैं, या संयुक्त संख्या इसे कहा जाता है। तो 1 से लेके आपका 30 तक, 1 से लेके 25 तक, पहले 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेके 25 तक कितनी भाज्य संख्याएं थी, कितनी अभाज्य संख्याएं थी? तो आप लोग जानते हैं 9 था, और 9 में से 25 को घटा दिया जाए तो आपका 16 आएगा, और 16 आएगा तो उसमें से 1 को भी निकाल दिया जाए तो आपका कितना आएगा? 15। 15 क्या होगा? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक कितनी भाज्य संख्याएं आएंगी? तो 1 से लेके 30 तक कितना था? 10 था। 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या कितना था? 10 था। तो 30 निकाल दीजिए, 20 बचा, और 20 में से 1 को घटा दीजिए, 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य। फिर 1 से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 50 तक। 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी थी? 1 से लेके 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी थी? तो आपका कितनी थी अभाज्य संख्या? आपकी कितनी थी? आपके 15 थी। कितनी थी? 15 थी। और 15 को हम क्या करेंगे? अब उसमें से घटाएंगे 25 में से। 25 में से 15 को सॉरी 50 में से 15 को घटाएंगे तो 15 को 50 में से घटाया जाएगा, तो 50 में से 15 को घटाने पर कितना आएगा? 35 आएगा, और 35 में से एक और घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से लेके 50, 1 से लेके 75, 1 से लेके 75 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितना आता है? अभाज्य संख्या कितना आया था? आपका 21 आया था। 21 75 में से घटा दीजिए, 75 में से 21 को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा? 75 में से 21 को घटाएंगे तो आपका 54 आएगा, और 54 में से 1 को घटा देंगे 53। 53 क्या आ जाएंगी? संयुक्त संख्या, जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 1 से लेके 75 के बीच में कितनी भाज्य संख्या आएगी? 53। फिर उसके बाद 1 से लेके 100 तक के बीच में, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्या आएंगी? कितनी भाज्य संख्याएं आएंगी? तो आपको ज्ञात करना है कितनी भाज्य संख्याएं आएंगी। तो इस चीज को आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। कैसे आएंगी? तो ये संख्याओं को ज्ञात करने के लिए तो 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी? आपकी 25 अभाज्य संख्याएं थी। तो 25 में से 100 को घटा देंगे तो आपका आएगा 75, और 75 में से 1 को घटा दिया जाएगा, आपका आएगा 74। 74 क्या होती हैं? आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच में संयुक्त संख्या कितनी होती है? 74 होती है। या भाज्य संख्या कहिए, या संयुक्त संख्या कहिए, या यौगिक संख्या कहिए। आप इन सभी चीजों को याद रखेंगे कि 1 से लेकर 25 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। 1 से लेकर 30 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? 19 होती है। 1 से लेकर 50 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? 34 होती है। 1 से लेकर 75 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती है? 53 होती है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 74 होती है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब हम आते हैं, आपका ये संयुक्त अभाज्य संख्या हो गया, संयुक्त संख्या हो गया, संयुक्त संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? तो सहअभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? को-प्राइम नंबर। अब को-प्राइम नंबर क्या है? तो को-प्राइम नंबर वे संख्या युग्म, वे इसकी परिभाषा है, वे संख्या युग्म जिनका यस्यप कोष्टक में, फिर उसके बाद मसर
एक हो, म से एक हो। वे संख्या युग्म जिनका एचसीएफ कितना हो, एक हो, वे संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है वे संख्या युग्म जिनका एचसीएफ एक होता है या म से एक होता है, वे संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती हैं, सअभाज्य संख्या कहलाती हैं या को प्राइम नंबर कहलाता है। तो आप याद रखेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या हो कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों, दोनों ही क्या हों, अभाज्य संख्याएं हों, वे क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन उनका एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। लेकिन अगर उसी में कोई अन्य भी संख्या आ गया और एक अभाज्य संख्या आ गया तो वह अपेक्षित अभाज्य संख्या में चला जाता है। अगर ऑप्शन में अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं दिया रहता है तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, यही क्या है, संयुक्त संख्या है। मतलब ये क्या है, सअभाज्य संख्या। इसका जैसे में आप लोग याद रखेंगे 2 5 होगा, फिर उसके बाद 7 और 11 होगा, फिर 13 और कितना, 13 और 17 होगा। फिर उसके बाद यह आपके सअभाज्य संख्या का पूरा सही डिफिनेशन यही है, आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद 23 होगा, ये क्या होगा अभी, यह आपका 23 होगा। फिर उसके बाद 29 होगा, 23 और 29 होगा, ठीक है। 23 और क्या होगा, 29 होगा। यह भी लिखा जा सकता है 26 और 27 भी हो सकता है। फिर उसके बाद 18 और 25 भी हो सकता है, जो कक्षा 10 में ये दिया था, ये कक्षा 10वीं की परीक्षा में दिया था। फिर उसके बाद 27 और 31 हो सकता है। ये सभी क्या है, सअभाज्य संख्या है। लेकिन सअभाज्य संख्या में मैं बता दूं ये संख्या आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपेक्षित संख्या हो जाएगा। अगर अपेक्षित अभाज्य संख्या दे दिया और ये भी ऑप्शन में जैसे दे दे 18, 25 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या युग्म है, तो आप बताएंगे उसे कि सअभाज्य संख्या है कि अपेक्षित अभाज्य संख्या है। तो आप याद रखेंगे किस प्रकार की संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या। परिभाषा सेम टू सेम वही होता है, बस इनके अंकों में परिवर्तन। जिनमें दोनों अभाज्य संख्याएं हो, जैसे 7 और 11 अभाज्य संख्याएं, तो ये सअभाज्य संख्या होगा। लेकिन 18 और 25 जो होगा ये अपेक्षित अभाज्य संख्या का उदाहरण हो जाएगा, यदि वो ऑप्शन में दिया रहेगा तब। अगर नहीं दिया रहेगा तो इसको भी अभाज्य सअभाज्य संख्या मान लेंगे। अब अगला हम देखते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या है, तो आप याद रखेंगे वही परिभाषा है, वे संख्या युग्म जिनका एचसीएफ या मस एक होता है, उसे अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों का डिफिनेशन एक ही है, दोनों का एक ही है, एक ही परिभाषा है, चाहे वह क्या हो, सअभाज्य हो चाहे अपेक्षित अभाज्य संख्या हो, दोनों का डिफिनेशन एक ही है। लेकिन परिवर्तन क्या है, उसमें दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, इसमें दोनों क्या होनी चाहिए, एक तो भाज्य संख्या हो और दूसरी क्या हो, भाज्य संख्या, तो भी चलेगा। जैसे में आप देख सकते हैं 16 और 15, फिर उसके बाद आप 21 और 23, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 4 और 5, फिर उसके बाद 18 और कितना
18 और 13 देखिए ये क्या है, सम संख्या है और ये क्या है, विषम संख्या या अभाज्य संख्या है। तो ये याद रखेंगे कि जिसमें सम और विषम दोनों संख्याएं आ जाए, सम और विषम दोनों संख्याएं आ जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, आपका अपेक्षित आभाज्य संख्या कहते हैं। इसका भी एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब ये डिफिनेशन क्या होगा, ये आपका सवाल सत्य होगा। ये अपेक्षित आभाज्य संख्या के बारे में था। अब उसके बाद आते हैं ट्विन प्राइम नंबर, इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन अभाज्य संख्या को TWIN ट्विन अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, तो ट्विन प्राइम नंबर को लिखेंगे हम, ट्विन प्राइम नंबर को लिखेंगे कि वे संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर वे दो अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर दो हो, जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, उसे अपेक्षित, उसे क्या कहते हैं, उसे ट्विन अभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विन अभाज्य संख्या कहते हैं, ट्विन अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्विन अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे 2 और कितना है, 5, इसके बीच का अंतर, सॉरी 2 और 5 नहीं हो सकता, 2 5 नहीं हो सकता, 2 5 नहीं हो सकता, 2 5 नहीं हो सकता, इसमें आपका 5 और 7 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 3 और 5 होगा इसके बीच का अंतर, फिर 13 और उसके बाद कितना हो सकता है, 13 11 हो सकता है, फिर 17 19 हो सकता है, फिर उसके बाद 29 31 हो सकता है, फिर उसके बाद आपका 29 31 हो गया, फिर उसके बाद आपका लिख सकते हैं 41 और 43 हो सकता है। ये सभी क्या है, ट्विन अभाज्य संख्या, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, जो वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, वे सभी क्या कहलाती हैं, वे सभी ट्विन अभाज्य संख्या कहलाती हैं, वे सभी ट्विन अभाज्य संख्या कहलाती हैं या ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ट्विन अभाज्य संख्या। अब हम चलते हैं, आपको बता दें कि इसमें संपूर्ण संख्या क्या होता है, संपूर्ण संख्या क्या है, इसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परफेक्ट परफेक्ट नंबर नंबर, परफेक्ट नंबर इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। अब इसको लिखेंगे परफेक्ट नंबर क्या है, तो याद रखेंगे वे संख्याएं जिनके गुणनखंड या गुणनफल का योग उस संख्या के बराबर, उस संख्या के बराबर हो। स्वयं को छोड़कर लिख लेना, स्वयं को छोड़कर उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं,
संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संपूर्ण संख्या। वे संख्या जिनके गुणनफल का योग या गुणनखंड का योग उस संख्या के योग के बराबर, उस संख्या के बराबर हो, वह स्वयं को छोड़कर उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में केवल 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं। आपके 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संपूर्ण संख्याएं? 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक 6 होता है, एक 28 होता है, और एक होता है आपका 496 होता है, और एक आपका होता है 8128 होता है। फिर उसके बाद आपका होता है आगे भी होता है 33 55 0 33 6 होता है। यह भी क्या है? आपका संपूर्ण संख्या। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संपूर्ण संख्या होती हैं, तो केवल मात्र 2 होता है, 6 और 28। 6 और 28, 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 6 गुना में 1 बराबर कितना होगा? 6, और 2 गुना में 3 बराबर भी कितना होगा? 6। और भी संख्या देखिए, उसको छोड़कर तो हमने 6 को छोड़ दिया। 1 को जोड़िए, 1 + 2 + 3, अब इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ऐसे ही 28 को करिए तो 28 गुना में 1 बराबर कितना होगा? 28 होगा। फिर उसके बाद 7 गुना में 2 कितना होगा? यह 7 गुना में 4 करिए, 7 गुना में 4 करिए, 7 गुना में 4 करिए, 28 होगा। फिर उसके बाद 14 गुना में 2 करिए तो भी 28 होगा। फिर उसके बाद आपका 28 कितना होगा? 28 और भी कोई संख्या नहीं हो सकती, तो इसको जोड़िए, 7 4 11। फिर उसके बाद 1 + 7 + 4 + 2 + 14, और खुद को छोड़कर इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 28 होगा। इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 28 होगा। तो वे संख्याएं जिनके गुणनफल का योग या गुणनखंड का योग उस संख्या के योग की क्या हो? बराबर हो जाए, और उस संख्या को छोड़कर, जैसे ये 28 है, 28 को हमने छोड़ दिया, 28 को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, अन्य संख्याओं को हम लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप बेहद से याद रखेंगे, गहराई से याद रखेंगे। यह आपकी क्या होती है? संपूर्ण संख्याएं होती हैं। अब संपूर्ण संख्या के बाद हम आपको एक मेन बात बता दें। एक संख्या होती है आपकी एक संख्या हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे। अभाज्य संख्या मान लीजिए 4-5 अंक की हो, तो अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे इस चीज को तो हम आपको बता दें कि एकमात्र ऐसी संख्या है 6। अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम 6 से भाग दे देते हैं और आपका शेषफल 1 आ जाता है, या तो 1 आ जाता है, या तो 5 आ जाता है, तो हमेशा के लिए क्या होता है? हमेशा के लिए आपका क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। हमेशा के लिए क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। हमेशा क्या होती है? वह अभाज्य संख्या होती है। वो हमेशा क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। इस चीज को आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। अब अगला है रामानुजन संख्या। अगला क्या है? रामानुजन संख्या है। रामानुजन संख्या को देखेंगे। अगला संख्या है रामानुजन संख्या। अगला संख्या है रामानुजन संख्या, तो लिखेंगे। अगला संख्या है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या क्या है? रामानुजन संख्या वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिनके अलग अलग संख्याओं का घन करके जोड़ने पर
प्राप्त होती, क्या होती है? प्राप्त होती। आपको बता दें, एक रामानुजन संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिनके अलग अलग संख्याओं का घन करके जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। और 1729 जो है, 1729 केवल यह एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे हम क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या को देखिए, इसको दो बराबर भागों में इसके दो अलग अलग रूप कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं 12 का वर्ग, 12 का घन, फिर प्लस 1 का घन। 12 का घन जब हम करते हैं तो 1728 आता है, और प्लस 1 का घन करेंगे, 1 होगा, इसको जोड़ देंगे, 1700 क्या होगा? 29 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1729 हो गया, फिर उसके बाद 10 का घन कर लेते हैं, 10 का घन कर लेते हैं, उसके बाद 9 का घन कर लेते हैं। तो 10 का घन करने पर कितना आता है? 1000 आता है, 1000, और प्लस 9 का घन करने पर कितना आता है? 729 आता है। इसको जब जोड़ते हैं तो 1729 आ जाता है। यही दो मात्र ऐसी संख्याएं हैं जिनके घनों का योग 12 और 1 के घनों का योग कितना होता है? 1729, और 10 और 9 के घनों का योग कितना होता है? 1729। यही जो संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। 1729 रामानुजन संख्या। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रामानुजन संख्या है, तो आप बताएंगे कि 1729 क्या है? आपका रामानुजन संख्या है। 1729 की जगह पर और भी ऑप्शन दे सकते हैं, 1728 दे सकता है, फिर उसके बाद 1732 दे सकता है, फिर उसके बाद 2833 दे सकता है। ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, कह देगा निम्नलिखित में से कौन रामानुजन संख्या है, तो आप चुनेंगे 1729। 1729 जो क्या है? आपका रामानुजन संख्या है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।